7 साल पहले मैंने पूछा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जाना कैसे रहेगा? हम कनॉट प्लेस के 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले और संसद मार्ग की ओर चल पड़े। उसने अपने बालों का एक बन में बांध लिया। मुंह में हेयरपिन दबाए हुए उसने कहा, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसका बहुत मतलब है। आखिर विरोध किस बात को लेकर है? मैंने कहा। उसने मुझे फोन पर बताया था कि इसका कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई और रेडवेंस के बाद उसे फोन करके बाहर चलने के लिए कहा। उसने मुझे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या मैं वाकई उसे डेट पर चलने के लिए कह रहा हूँ। मैंने हाँ कहकर दांव लगाया। मैंने उससे कहा कि हम जहाँ चाहें वहां जा सकते हैं। खैर, उसने विरोध प्रदर्शन का विकल्प चुना। भारतीय सेना कश्मीर में नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे आसपास के ज्यादातर लोगों की तरह मुझे भी कश्मीर मुद्दे के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मुझे पता था कि पाकिस्तान इसे चाहता है, भारत इसे कभी नहीं छोड़ेगा और कश्मीर के कुछ लोग किसी भी देश के साथ नहीं रहना चाहते। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। यह सिर्फ क्लास से भागने और दुनिया की सबसे खूबसूरत, स्मार्ट और मुख्य महिला जारा लॉन के साथ दिन बिताने का मौका था। हम जंतर मंतर पहुंचे। स्मारक के बाहर करीब 50 छात्र बैठे थे। उनके हाथ में तख्तियां थी। कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याएं रोकें। प्लेट गन प्रदर्शनकारियों को अंधा कर देती थी। इनका इस्तेमाल बंद करो। भारतीय सेना कश्मीरियों पर अत्याचार बंद करो। जारा मेरे आगे चल रही थी। यह प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह के पास गई। वे उसे गले लगाने के लिए खड़े हो गए। उसने मेरा उनसे परिचय कराया। अफसाना, जहीर और करीम, जारा ने कहा। मेरे दोस्त केशव से मिलो। मैंने उनसे हाथ मिलाया। अब मैं सांप्रदायिक और नस्लवादी या ऐसा कुछ नहीं हूँ। हालांकि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मौजूदा स्थिति मेरी आदत से थोड़ी अलग थी। मेरे गृह नगर अलवर में हम दूसरे धर्मों के लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। मेरी माँ मेरी माँ मुझे मुसलमानों की भीड़ में देखकर बेहोश हो जाती। मेरे पिता के दोस्तों का समूह लगभग पूरी तरह से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वैसे भी ज्यादा मुसलमानों को नहीं जानते। रज़ाक, सलीम, इस्माइल, जारा ने मुझे कुछ अन्य लोगों से भी मिलवाया। मैंने हाथ मिलाया और मुस्कुराया। मैंने देखा कि जब उन्होंने मेरा नाम सुना या जब उन्होंने मेरी बाली देखी तो उनके चेहरे पर कुछ आश्चर्य हुआ। उनमें से एक ने मुझे एक झुमका दिया। मुझे तख्तियां पकड़ने के लिए बहुत से विकल्प मिले। मैंने अपेक्षाकृत सुरक्षित घाटी में शांति का चिन्ह लिया। मैंने अपना बैनर अपनी बाहों में पकड़ लिया और हम सब जमीन पर बैठ गए। जारा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने क्या मैंने क्या कहा? धन्यवाद आने और मेरा समर्थन करने के लिए। हाँ, मैं उसका समर्थन कर रहा था, उसके साथ रहने के लिए। लेकिन क्या मैं विरोध का समर्थन कर रहा था? मुझे नहीं पता। आखिर क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन चलाई थी। एक प्रदर्शनकारी अंधा हो सकता है, मैंने चौंकते हुए कहा। यह तो बहुत भयानक है। हाँ, इसे रोकना होगा। कश्मीर को शांति की जरूरत है। लेकिन सेना ने प्लेट गन चलाई क्यों? इस्माइल ने कहा, क्योंकि वे यही करते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ और नारे लगाने के लिए चला गया। जारा ने मुझसे तब बात की जब आसपास कोई नहीं था। उन्होंने कहा, वास्तव में यह इतना आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर पत्थर फेंके। क्यों? मैंने उलझन में कहा। क्योंकि उन्हें भारतीय सेना पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? सेना को कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढना है। आतंकवादी नागरिकों के साथ मिल जाते हैं। कभी कभी आतंकवादियों की तलाश में नागरिक परेशान हो जाते हैं या उन्हें चोट लग जाती है। इसलिए वे भारतीय सेना से नफरत करते हैं। सेना को और क्या करना चाहिए? बेगुनाह लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाई। वे प्लेट गन क्यों चला रहे हैं? अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो आप क्या करोगे? तुम समझ नहीं रहे हो, जारा ने कहा। यह
जटिल है। यह कश्मीर ही ऐसा है। मुझे वास्तव में समझ नहीं आया। मैं जारा के साथ बहस कर सकता था, लेकिन मुझे इस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जारा एक पेशेवर बहसकार थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उसके साथ एक वास्तविक मौका लेना चाहता था और किसी बेवकूफ राजनीति पर इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद आप मुझे कश्मीर के बारे में और भी बता सकें। अगर हम फिर से मिले, मैंने कहा। हम करेंगे, उसने कहा और मेरा हाथ दबाया। मैंने खुद से कहा कि उसके द्वारा शुरू किया गया स्पर्श अच्छा है। जैसे तैसे नारे तेज होते गए। जारा झुकी और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, सुनो, मैं बस शांति चाहती हूँ। हिंसा कभी भी किसी भी तरफ से अच्छी नहीं होती। मुझे भारत से प्यार है। मुझे कश्मीर से भी प्यार है। मैंने सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराया। कश्मीर को प्रगति की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वहां पढ़ाना चाहता हूँ। शिक्षा में शांति आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बाद में शांतिपूर्ण भोजन करना चाहते हैं? मैंने कहा। वह हंस पड़ी। मैंने इसे हाँ के रूप में लिया। 3 महीने बाद। क्या हमें 5 बजे उठना पड़ा? मुझे बहुत ज्यादा नशा हो गया है। यह जगह कितनी दूर है? मैंने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा। श्श, चट्टानों के ऊपर डोना पाउला की मूर्ति देख रहे हो? हम वहां जा रहे हैं। बस 10 मिनट और, जारा ने कहा। मैंने सावधानी पूर्वक एक पैर दूसरे के आगे काली चट्टानों पर रखते हुए उस स्थान की ओर कदम बढ़ाया जहां जारा वर्ष का पहला सूर्योदय देखना चाहती थी। हम गोवा में मौज मस्ती करने आए हैं। क्या यहाँ इतनी सुबह उठना कानूनी है? मैंने कहा। जारा हंस पड़ी। मैंने कहा, सच में हमने बहुत बढ़िया रात बिताई। और अब यह क्या है, सजा? हम इतनी हम हम अपनी पहली छुट्टी मनाने और साथ में नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा आए थे। जारा और मैंने पिछली रात प्यार किया था और मुझे उम्मीद थी कि मैं पूरे दिन बिस्तर पर लिपटकर उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बेशक यह मुश्किल है, किसी ऐसे व्यक्ति से अमर प्रेम का इजहार करना जो सुबह 4 बजे अलार्म सेट करता है। जारा ने मुझसे 10 कदम आगे चलते हुए कहा, यह इसके लायक होगा मिस्टर। डोना पाउला गोवा में पंजिम के पास समुद्र के किनारे स्थित है। चट्टानी यह इलाका उसी जगह के करीब है जहां जुआरी और मंडोवी नदियां अरब सागर से मिलती हैं। हमें अपने होटल से कई फिल्मों में मशहूर हुए एक जोड़े की सफेद मूर्ति तक पहुंचने में 45 मिनट लगे। हम एक बड़ी चट्टान के ऊपर बैठ गए। आसमान अभी भी अंधेरा था। हमारा मुंह पश्चिम की ओर है, सूरज पूर्व में उगता है, मैंने कहा। मुझे पता है, जारा ने कहा। फिर भी यह नया साल है। जब दिन का उजाला होगा तो मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए तुम्हारे साथ इसे देखना चाहती हूँ। उसने मेरी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली और हम खाली काले आसमान और समुद्र को घूरने लगे। मैंने पिछली रात के बारे में सोचा, शायद अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात। आसमान में गुलाबी रंग की झलक दिखाई दे रही थी। नया साल मुबारक हो, माय लव। जारा ने मेरा हाथ अपने होठों पर रखते हुए कहा। माय लव, नया साल मुबारक हो, मैंने कहा। हमने एक दूसरे को चूमा और तब तक नहीं रुके जब तक कि पूरा आसमान जगमगा नहीं उठा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या मैं कभी इतनी खूबसूरती की आदी हो पाऊंगी? तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? क्या? जारा ने कहा और हंस पड़ी। क्या हम मछली पकड़ रहे हैं? सच में? क्यों? तुम सुंदर, बुद्धिमान, मजेदार और स्पष्टवादी हो। तुम किसी को भी पा सकती हो, लेकिन मैं ही क्यों? खैर, मुझे लगता है कि तुम सुंदर हो। मैं गंभीर हूँ, जारा। मैं नहीं चाहता था कि इस पर मेरा मजाक उड़ाया जाए। जारा ने कुछ देर रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए कहा, खैर, ऐसा पुरुष मिलना मुश्किल है जो किसी महिला की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर सके और वास्तव में इससे सहमत हो। क्या? मैं सीरियस हूँ और मुझे आपकी मासूम राजनीति पसंद है, लेकिन मुझे राजनीति पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ आप वामपंथी एंड दक्षिणपंथी या उस विचारधारा के नहीं हैं, और फिर भी आप स्वाभाविक रूप से एक अच्छे इंसान हैं। सांप्रदायिक नहीं, पक्षपाती नहीं, बस एक अच्छे इंसान। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन असली वजह तो कान की बाली है। क्या?
किसी अजीब कारण से मुझे यह बहुत गर्म लग रहा है। तुम यहाँ आओ। जारा ने फिर से मेरी ओर हाथ बढ़ाया और डोना पाउला की मूर्ति, मैं कसम खाता हूँ, मुझे देखकर आंख मारी। भाई, तुम कहाँ हो? सौरभ ने मेरी आंखों के सामने अपनी उंगलियां चटकाई। मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा, हालांकि मेरे दिमाग में अभी भी जंतर मंतर का एक पुराना वीडियो चल रहा था। मैंने कहा, मैं यही हूँ। तुमने फिर क्या कहा? मैंने कहा कि यह देश पागल हो गया है। कॉलेज कॉलेज के वीसी की बात सुनिए। वह कह रहे हैं कि हम हर लड़की की शिकायत को सीरियस नहीं ले सकते। मूर्ख, मैंने कहा। मेरा मन अभी भी डोना पाउला में था, उस उसके ख्यालों में खोया हुआ। सौरभ ने आंख घुमाई। मैं तुम्हारे चेहरे से बता सकता हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं कहना चाहता था, यह सिर्फ विस्की है। सिर्फ विस्की नहीं, मुझे आज की तारीख भी पता है भाई, सौरभ ने कहा और सोफे के पीछे झुक गया। कौन सी तारीख? मैंने पूछा। मैंने अपना फोन चेक करने के लिए खोला। गुरुवार 8 फरवरी। कुछ ही घंटों में 9 फरवरी होगी, जारा का जन्मदिन। हाँ, बिल्कुल। वाह, मैंने आज इस बारे में सोचा ही नहीं, मैंने कहा। यह पहली बार है, सौरभ ने कहा। बधाई हो। आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम दूसरे कारणों से तो ऐसा है। हालांकि मुझे 2 दिन पहले यह याद था, मैंने कहा। वह 27 साल की हो गई। मैंने अपना गिलास नीचे रखा, अपने सिर के दोनों किनारों को दोनों हथेलियों से दबाया, उसे अपने विचारों से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं उसे याद नहीं करना चाहता था। हमने उसके पिछले जन्मदिन कैसे साथ बिताए, मैं आम के पेड़ पर कैसे चढ़ा और उसके खिड़की से उसके हॉस्टल के कमरे में कैसे घुसा। मैंने यह सब अपने हाथ में केक और फूल संतुलित करते हुए कहा। हमने बाकी रात बिस्तर पर एक दूसरे से पैर मिलाए, साथ में जीवन की कल्पना करते हुए कैसे बिताई, या कम से कम मैंने तो ऐसा ही किया था। सौरभ ने कहा, माफ करना, मुझे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वह बात तुम्हारे दिमाग में नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया, अभी भी अपनी कनपटियां भींचे हुए। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। बस उसे फोन मत करना। पिछली बार याद है, मेरे मेरे हाथ मेरे सिर से हट गए। उन्हें विस्की मेरे मुंह तक ले जाना पड़ा। मैं उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं अब और अपमानित नहीं हो सकता, मैंने कहा। मेरा एक हिस्सा व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देखने के लिए तड़प रहा था। शायद उसने अपने जन्मदिन के लिए एक नई डीपी बनाई हो। पिछले हफ्ते वाली डीपी में उसकी और रघु की एक सेल्फी थी, जिसमें वे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसने वह तस्वीर बदल दी होगी। अरे, मैं किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करना चाहता था। मैं देखने वाला नहीं था। सौरभ ने धीरे से सिर हिलाया। उससे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरा फोन ले लो। नहीं भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, सौरभ ने कहा। दरअसल तुम्हारी इस नई ताकत का जश्न मनाने के लिए चलो एक और ड्रिंक लेते हैं। उसने हमारे गिलास फिर से भर दिए। ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल आधी हो गई थी। मैंने समय देखा, 11:30 बज रहे थे। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता था। मैं गुरुवार की रात को अपने दोस्त के साथ ड्रिंक का आनंद ले सकता था और उसे फोन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर भी नहीं। मैंने वर्षों में पहली बार इस तरह का नियंत्रण महसूस किया था। हमारे ब्रेकअप के बाद से उसके पिछले 4 जन्मदिनों पर मैंने उसे आधी रात को सबसे पहले फोन किया था। बेशक उसने 4 में से 3 बार फोन नहीं उठाया। जिस साल उसने फोन उठाया, उसने कहा कि उसके आसपास परिवार है और वह बात नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा कि मैंने उसे केवल शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। उसने बस एक नीरस ठंडा धन्यवाद कहा। गलत नंबर पर कॉल करने गलत नंबर पर कॉल खत्म करने से पहले व्यक्ति अधिक गर्मजोशी दिखता है। क्या कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ना इतना आसान है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, जैसे टीवी चैनल को बदल बदल देना। जरूर, ब्रेकअप में कुछ हद तक मेरी ही गलती थी, लेकिन क्या वह इतनी आसानी से मुझसे दूर हो सकती थी? फिर मैं उससे दूर क्यों नहीं हुआ? जैसे मेरा दिमाग में कोई दोष था। यह बस यह बस जाने ही नहीं देता था और मैं फिर से उसके बारे में सोच रहा था। मैंने समय देखा, आधी रात हो चुकी थी। मेरा शरीर अकड़ गया, जैसे वह किसी आवेग से लड़ने के लिए तैयार हो रहा हो। फोन उठाने और उसे कॉल करने का आवेग।
उसे बताने के लिए कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ और मुझे एक और मौका दो, प्लीज प्लीज। मैंने अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाने की कोशिश की। मेरा ड्रिंक खत्म हो चुका था। मेज पर अब बर्फ नहीं थी। इसने मुझे कुछ करने के लिए दिया। मैं रसोई में गया, फ्रीजर से बर्फ निकाली। मैं वापस आया, एक और ड्रिंक बनाई। 12:10 हो चुके थे। वाह, मैंने इसे बना लिया था। शुक्र है सौरभ एक नया विषय लेकर आया। उस चंदन का किसी से अफेयर चल रहा है। नहीं, उसके साथ कौन सोएगा, मैंने कहा। उसका वह सचिव, शीला आंटी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में क्या तुम सच बोल रहे हो? वह 50 साल की है। और क्या, 100 किलो। हमारा आदमी के लिए यह काफी है। जितना बड़ा उतना अच्छा, सौरभ ने कहा और हंस पड़े। शीला आंटी और चंदन, ये बहुत ही घिनौना है भाई, सौरभ ने कहा। किसी ने आपसे उनकी कल्पना करने के लिए नहीं कहा था। हम दोनों हंसने लगे। मैं शीला आंटी को तब से जानता था जब मैंने चंदन क्लासेस ज्वाइन की थी। ये अक्सर अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करती थी। मैंने आखिरी बार सुना था कि उनके शादीशुदा बेटे की पत्नी को बच्चा होने वाला था। उसने कल मुझे भिंडी दी थी, मैंने कहा। मैं उसकी कल्पना इसी तरह करता हूँ, सबसे स्वादिष्ट लंच वाली महिला। अब तुम मुझे बता रहे हो। रुको, घिनौना, तुम्हें कैसे पता? मैं उसे साप्ताहिक उपस्थिति रिपोर्ट देने गया था। उसका फोन उसके बगल में खुला हुआ था। चंदन ने उसे व्हाट्सएप संदेश भेजे थे। कौन से संदेश? वो किस इमोजी और कुछ लाल हॉट। शायद उस बेवकूफ को नहीं पता कि उन इमोजी का क्या मतलब है। शीला जी, आप बहुत सुंदर हैं, उन्होंने आगे यह भी कहा था। क्या? मैंने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगला था, शीला जी, आज रात का इंतजार नहीं कर सकता, सौरभ ने कहा। मैंने देखा भाई, तिरछी नजर से देखा, लेकिन मैंने देखा। वाह, वे ऐसा कहाँ करते हैं? और कहाँ? क्या तुमने उसके दफ्तर का सोफा नहीं देखा? छी, मैं उस सोफे पर कई बार बैठ चुका हूँ, सौरभ ने कहा। उम्मीद है कि वे बाद में उसे पहुंच देते होंगे। मैंने कहा, चुप रहो, मैं इस दफ्तर में फिर कभी नहीं बैठूंगा। तुम्हें लगता है कि वह बाद में गंदगी साफ करने के लिए शीला को कहता है क्योंकि वह है उनके सचिव? शराब ने सब कुछ बहुत मजेदार बना दिया था। सौरभ और मैं हंसते हंसते पागल हो गए। हमारे उबाऊ कार्यस्थल में हुए छोटे मोटे कांड ने हमारी बेहद नीरस जिंदगी में एक चिंगारी भर दी थी। सौरभ इतना हंसा कि वह हमारे फिसलन भरे नकली चमड़े के सोफे से फिसल गया। उसने कहा कि उसे आश्चर्य है कि क्या चंदन ने पहला गुटखा थूका था। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। इस बार मैं इतना हंसा कि मैं भी पेट पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा। भाई देखो, सौरभ ने कहा और लगभग खाली ब्लेंडेड स्प्राइट की बोतल हिलाई। ठीक है, हमने बहुत खा लिया। अभी क्या समय हुआ है? 2 बजने वाले हैं भाई। वाह, हमने इतनी देर तक सेक्सी शीला और स्टड चंदन पर चर्चा की। वे शायद कभी कोचिंग सेंटर में ऐसा कर रहे होंगे, सौरभ ने कहा। क्या हम जाकर देखें? कल्पना करें कि अगर हम अंदर जाएं तो हम कहेंगे कि हम बस कुछ नोट्स लेने आए हैं, सौरभ ने कहा। चलो चलते हैं। कोचिंग सेंटर हमारे घर से 5 मिनट की पैदल की दूरी पर था। नशे में और आत्मविश्वास से भरी हमारी हालत में हमें लगा कि चंदन को डंक मारना एक बढ़िया विचार है। हाँ चलो, मैंने कहा। मेरा फोन बीप हुआ। मेरे पास एक संदेश था। कुछ सेकंड बाद उसने एक और बार बीप किया। मुझे इतनी देर से मैसेज कौन कर रहा है? शायद कोई फोन कंपनी का मैसेज होगा। और डेटा खरीद लो और कुछ, उसने कहा और नींद में अपने सिर पर कंधे पर हाथ रख लिया। आखिर वे इतनी देर से मैसेज क्यों करते हैं? मेरी आंखें बंद होने लगी। फोन फिर से बीप बीप हुआ। लानत है, मैंने फोन उठाया। मैंने अपनी दाहिनी आंख खोलकर अपने लॉक होम स्क्रीन की तरफ देखा। जारा लॉन के 5 नए व्हाट्सएप मैसेज। मैंने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। क्या मैं इतना नशे में था? मैंने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से पढ़ा। मैंने इसे सही पढ़ा था। मैंने सौरभ को जगाने के लिए अपना कंधा हिलाया। गोलू उठो, मैंने कहा। यह देखो। क्या? मुझे उनके एक्स्ट्रा 5 GB नहीं चाहिए भाई, मुझे सोने दो। सौरभ, स्क्रीन देखो, सौरभ ने सिर उठाते हुए कराह कर कहा। जारा ने तुम्हें मैसेज किया? हाँ।
क्या तुमने उसे पहले मैसेज किया था? नहीं, मैं कसम खाता हूँ भाई, मैंने नहीं किया। मैं नशे में हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम चंदन और शीला के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने अपना फोन नहीं छुआ था। ओह, उसने कहा और चुप हो गया। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? सौरभ ने टेबल से बिस्लेरी के पानी की ओर बोतल उठाई। उसने बड़े और तेज, परेशान करने वाले और धीमे घूंटों से पानी पी लिया। मैंने कहा, बताओ गोलू। बिल्कुल भाई, सौरभ ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा। किस तरह का सवाल है यह कि आप अपना फोन खुद नहीं चेक करेंगे? मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और उसके संदेश देखे। तो अब तुम मुझे शुभकामनाएं भी नहीं देते? पहले उस मैसेज ने कहा। बाकी लोगों ने भी यही कहा। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि तुमने मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। खैर, पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही थी। मुझे लगता है तुम व्यस्त हो। उसके पास एक नया डिस्प्ले पिक्चर था। यह एक सोलो ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी थी। वह हमेशा की तरह शानदार दिख रही थी। मैंने देखा कि उसका चैट स्टेटस ऑनलाइन था। गोलू, यह क्या है? सौरभ ने संदेश पढ़े। सौरभ ने कहा, या तो उसे तुम्हारी कीमत का एहसास हो गया है, या फिर वह तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहती है। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? मैंने कहा, पता नहीं। सौरभ ने जमाई ली। मुझे नींद आ रही है। यह इम्पोर्टेंट है गोलू। मुझे तुम्हारी स्पष्ट सोच की आवश्यकता है। मैं बहुत व्यस्त हूँ और बहुत नशे में हूँ। रुको, सौरभ ने कहा। चलो अपना चेहरा धोते हैं, होश में आते हैं। हम बाथरूम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते रहे। हमने अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। क्या तुम वहां हो? उसने एक संदेश और भेजा। मैंने उसके संदेश पढ़ने के लिए शायद उसे डबल ब्लू टिक दिखाई दे गए होंगे। गोलू, मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा। जो भी हो, बस नॉर्मल बातचीत करो। बहुत ही अदृष्टिपूर्ण से उसने जवाब दिया। हाँ। उसने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टाइपिंग संदेश देखा, जो चला गया, और जैसे ही उसने खुद को सही किया, वापस आ गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी याद आती है। मेरे अंदर एक सिरहन दौड़ गई। सौरभ ने मैसेज देखा। मैं उससे दूर चली गई। मैं उसकी सलाह चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी सारी निजी बातचीत देखे। मैंने संदेश भेजा। वाह, सचमुच, हाँ, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। मैंने उल्टी की आवाज सुनी। सौरभ ने काफी टेबल पर उल्टी कर दी थी। रोमांटिक बातचीत करते हुए क्या माहौल बनाया था। माफ करना, सौरभ ने कहा। मैं इसे साफ कर दूंगा। वह रसोई में चला गया। मैं वापस अपने फोन पर लौट आया। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो, जारा? तुम्हें पता है कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं तुम्हें या, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैंने सख्त बनने की कोशिश की और तुमसे रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, पर यह काम नहीं किया। मुझे तुम्हारी याद आती है। रघु के बारे में क्या? सौरभ ने कपड़े से मेज पूछा। सब ठीक है, उसने कहा। मैंने उसकी ओर अंगूठा उठाया। रघु एक अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, लेकिन वह नहीं है, जारा ने जवाब दिया। उसका संदेश पढ़ते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। हाँ, मेरे पास अभी भी एक मौका था। भगवान का शुक्र है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है, मैंने जवाब दिया। हाँ ठीक है, इसलिए तुम मेरा जन्मदिन भूल गए। उसने परेशान होने वाला इमोजी बनाया। मैंने नहीं किया बेबी। मुझे तुम्हें शुभकामनाएं न देने के लिए खुद को काबू करना पड़ा। परेशान मत हो, मैं मजाक कर रही हूँ। उसने आंसू वाली अपनी पसंदीदा हंसी वाली इमोजी के साथ कहा। लॉल, क्या मैं आपको शुभकामनाएं देने के लिए फोन कर सकता हूँ? क्यों फोन किया? तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई नहीं दोगे? मैंने अपना फोन एक तरफ रख दिया। मैंने आसमान की तरफ हाथ जोड़े। ईश्वरीय हस्तक्षेप अभी अभी हुआ था। वह खुद मुझसे मिलना चाहती है। बेशक, मैं चाहती हूँ। कब? सुबह? अभी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने समय देखा। क्या? 3 बजने वाले हैं। तुम हो कहाँ? अपने कमरे में। हिमाद्री, तुम हॉस्टल में हो? अपने जन्मदिन पर घर नहीं गई? कल कल जाऊंगी, पार्टी है, ज्यादातर परिवार वाले हैं। रघु कहाँ है? हैदराबाद। ओह, तुम बाहर जाना चाहती हो? क्या तुम जा सकती हो? इस समय हॉस्टल से बाहर निकलना मुश्किल है।
लेकिन तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। कैसे? ओह! कोई भूल गया है कैसे वह मुझे शुभकामनाएं देने के लिए पेड़ों पर चढ़ता था। हा हा, यह सालों पहले की बात है। मैं उन दिनों को याद करता हूँ। मैं भी। मुझे लगता है अब तुम यह सब नहीं कर सकते। तुम कॉलेज से पास हो चुके हो क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं आ सकता हूँ, मैं आऊंगा अभी। बहुत देर हो चुकी है और ठंड भी है, जोखिम भी है। अब तुम विद्यार्थी नहीं रहे। क्या तुम्हारा कमरा अभी भी 105 है? आम के पेड़ के सामने? ठीक है, बाद में मिल लेंगे। उसने मुझे सालों बाद बुलाया है। मुझे उसके नाम भी याद आ गए। बस मुझे अपना कमरा नंबर बताओ जरा। बेशक अभी भी 105 ही है। मुझे अपना कमरा बहुत पसंद है। क्यों? कुछ नहीं, आधे घंटे में मिलते हैं। उसने मुझे एक मुस्कुराहट भरी स्माइल भेजी। वह मुझे काफी जानती थी। मैं कभी कभी कोई चुनौती या उससे मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। मैंने फोन जेब में रख लिया। सौरभ सोफे पर लेट गया। मैंने उसके कंधे को हिलाते हुए उसके कान में चिल्लाते हुए कहा, उठो, हमें जाना है।